देर आर कंट्रीज जिनके डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर वो पढ़ती नहीं है उन चीज़ों में, और हम शायद उनके साथ उन चीज़ों में इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे कि वी माइट बेनिफिट फ्रॉम योर डिफेंस स्ट्रेंथ। तो आपको लगता है कि रशिया की तरफ या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ झुकने की बजाय डाइवर्सिफाई करो अपने आप को? न्यूज़ में भी यही कुछ कंट्रीज देखती हूँ, डिफेंस की बातें होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होगी, चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, यूएस पीछे से उनको हेल्प कर रहा है ताकि इंडिया डिस्ट्रैक्टेड रहे, ग्रो ना करे, और रशिया हमारा दोस्त है। You have actually hit the nail on the head, I'd say. पहलगाम में जब अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। रेड फोर्ट में अटैक हुआ है, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? Very interesting question. You see, एक चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी कि पुतिन आए हैं इंडिया में, अभी जो मीडिया में ग्लैमरस चल रहा है एकदम कि ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, कुछ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ये सब पब्लिकली इतना करके क्या हम अमेरिका को मिर्ची नहीं लगा रहे, और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका को वो मिर्ची लगाना? why Russia is coming to India? Prime Minister Modi has not gone to Russia. Russia has come to India. एक साइकोलॉजिकल होता है कि जो देश आपके पास आ रहा है वो एक आपको दर्जा दे रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, एक स्टेटस दे रहा है आपको कि इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट कंट्री इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर रशिया। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा। आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड। आप इसको देखना कि अब अमेरिका बहुत ही जल्दी ट्रेड पैक्ट भारत के साथ करेगा बिकॉज इसका इम्पैक्ट होने वाला है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी खौफ के इसलिए जी पाते हो क्योंकि आपके बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड हैं, और इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है। आज के पॉडकास्ट में रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर ने ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे साथ डिस्कस किया है। रिसेंटली रशिया का डेलीगेशन इंडिया आया है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रंप को इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट होगा और उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट इंडिया पे क्या आएगा, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की हैं, और इससे भी बहुत ज्यादा। जनरल सर इज एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एडवाइजर। वो यूपीएससी में भी एज एन एडवाइजर रोल प्ले करते हैं। ही हैज बीन अ टेडेक्स स्पीकर मल्टीपल टाइम्स, और आज का पॉडकास्ट आपको शुरू से लेके एंड तक बहुत रिलेटिव लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर अब भी आप रिसेंटली रशियन डेलीगेशन के साथ आप कल ही शायद होके आए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड रशिया के साथ हमारा अभी आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, हमें प्लीज़ बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अपिका, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यंग पीपल। आपके व्यूअर्स ऑल्सो विल शेयर सम गुड एक्सपीरियंसेस विद देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने दिया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर वी सी विद रशिया एंड वेयर इज़ दिस पार्टनरशिप हेडिंग। अब आप देखिए वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को पहले इसको लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, हाउ इट इज़ फॉर्मिंग ब्लॉक्स। वी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम किसी एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं। तो हमारे लिए चैलेंजेस, अब जैसे रशियंस आए तो वी आर लुकिंग एट द अमेरिकन्स कि नाउ अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, किस तरफ और कितनी हद तक हम रशियंस के साथ जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ द पोस्चरिंग जो डोनाल्ड ट्रंप जो आज की डेट में पोस्चरिंग कर रहे हैं। ही इज़ टेलिंग इंडिया दैट टू कट ऑफ आर डिपेंडेंसी ऑन रशिया, एंड ही इज़ ऑल्सो टेलिंग इंडिया कि आप अमेरिका के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट दिखाइए। सो वॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ डन इज़ इट इज़ deserving your mention, especially Minister of External Affairs Jaishankar. We have balanced it out. और तकलीफ़ हमको हुई बिकॉज आपके ऊपर 25% पेनल्टी लगा दी टैरिफ्स की, बिकॉज आप ऑयल ले रहे थे रशिया से, और फिर हमने इसको ऑयल अपना कम किया रशिया से। तो आज रशिया के साथ हम क्यों इतना बोनॉमी दिखा रहे हैं? फर्स्ट आई विल say why Russia is coming to India. You see, you have to understand that
Prime Minister Modi has not gone to Russia. Russia has come to India. तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि जो देश आपके पास आ रहा है वो एक आपको दर्जा दे रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, एक स्टेटस दे रहा है आपको कि इंडिया इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर रशिया. पहली चीज़ वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा. दूसरा है कि कोई भी देश एक 4 साल की लड़ाई अगर उसको लड़ता है तो उसकी जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो जाती है. एंड ही कैन बी अ सुपर पावर, ही कैन बी अमेरिका, ही कैन बी रशिया. आज एक्चुअली अमेरिकन बोलते हैं रशिया के पास क्या है, रशिया इज़ अ वीक इकोनॉमिक पावर. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट जिस टाइप की रेजिलियंस है रशिया में, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कौन सा देश है वो 4 साल तक लड़ सकता है. आपको अमेरिका का एग्जांपल दूंगा. अमेरिका कैन नॉट फाइट अ वॉर मोर देन 6 months. लेट मी टेल यू दैट. Russia has fought this war and it is still going strong. And not only fighting, winning the war. 20% of territory of Ukraine is with Russia today. And it is expanding. आपने देखा होगा ओडेसा में भी फायरिंग हुई, ड्रोन्स गए and all that. So, Russian economy has been impacted. Russia is looking towards India to resurrect this economy. So what do you think exactly they want from India? They want from India is investments. Wow. उनको पैसा चाहिए. भारत उनको दे सकता है because भारत is the largest and the fastest growing economy in the world. It is growing at almost 6.4%. So Russia is looking at the Indian market. 140 million people. Yes. And it's a big consumer market. So Russia एक तो इंडिया को एक्चुअली बोल रहा है कि आप अपना ऑयल सप्लाई को कम मत करो, बिकॉज सस्टेनेंस ऑफ रशिया इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स. सो सेकेंड, रशिया इज टेलिंग इंडिया, आई एम प्रिपेयर्ड टू लुक एट योर वॉइड्स इन कैपेबिलिटी. आज भारत को पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान, चाइना और टर्की के साथ है. और चाइना और टर्की टेक्नोलॉजिकली दे आर फार एडवांस देन इंडिया. तो अगर पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी आपकी मिल रही, अभी आपको लेटेस्ट रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिल रही है, पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल रहा है, JF-17 जो एयरक्राफ्ट है, अभी उनके पास JF-10 है, और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है. जस्ट इमेजिन, चाइना हैज़ अ जॉइंट वेंचर फॉर JF-17 विथ पाकिस्तान, मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान. हमारा जो तेजस है 2 डिकेड्स हो गए, और आप देखेंगे 3 साल में इनके जो एयरक्राफ्ट है निकलने लग जाएंगे पाकिस्तान से. तो जब ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास आ जाएगी, हमारे पास क्या है कैपेबिलिटीज को रोकने के लिए? टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, अमेरिका हमको देगा नहीं टेक्नोलॉजी, तो हम कहाँ जाएंगे टेक्नोलॉजी लेकर? रशिया इज द आंसर. और इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने अभी इसको लास्ट वीक आर्टिकल इसी के ऊपर लिखा है, रशिया से हमको क्या हम ले सकते हैं और इसको रशिया देने के लिए तैयार है. पॉइंट नंबर 1, Su-57 एयरक्राफ्ट. आप जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स की जो ऑथराइज्ड जो हमारी स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन्स की 42 है. इट हैज़ कम डाउन टू 29 स्क्वाड्रन्स. क्यों सर? रीज़न? अब रीज़न ये है कि गवर्नमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव नॉट बजटेड. एक तो बजट है, क्योंकि आपको इसको एयरक्राफ्ट इतना महंगा आता है, कोई इतना आसान तो नहीं है कि एक ऐसा थोड़ी है कि आपने एक राइफल अपना खरीद ली या आपने एक आर्टिलरी गन ले ली. बिकॉज एयरक्राफ्ट एक्चुअली कम्स इनटू करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स. राफेल की डील आप जानते हैं कितने $1 billion की थी. तो
the governments over a period of time have not actually understood the enormity of the situation. इसका ये मतलब है कुछ पॉलिटिशियंस को, आई विल नॉट नेम पार्टीज, कुछ पॉलिटिशियंस को मैंने सुना है फौज को इतना पैसा क्यों देते, लड़ाई तो होनी नहीं। सो फौज में हम बोलते हैं द मोर यू ब्लीड इन द मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। सर मैं यही बोलने वाली थी, लड़ाई तब नहीं होगी जब उनको दिखेगा ये खुद स्ट्रांग है बहुत। इसीलिए व्हाट इज योर डेटरेंस? यस। दुश्मन क्या आज आपसे डरता है? नहीं डरता है। बांग्लादेश तक नहीं डरता आपसे, इसको नेपाल तक नहीं डरता आपसे। इसको नेपाल को देख लिया कैसे उसने अपने 100 रुपये के नोट में उसने लिपू लेक का और ये काला पानी के एरिया जो आपके डिस्प्यूटेड है उसको अपना एरिया दिखाया। एक नेपाल जैसा देश आपसे नहीं डर रहा है, एक बांग्लादेश आपसे। सो योर पॉलिसी, योर स्ट्रैटेजिक कल्चर मैं बोलता हूँ या स्ट्रैटेजिक थॉट है, वो जो गांधीयन फिलॉसफी से आपको निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ स्लाइटली मोर एग्रेसिव पॉलिसी, और आपका एग्रेशन तभी आएगा जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है। अब आप एक स्लोगन लेके चलते हैं, आप विकसित भारत बाय 47। ओके, फॉर मी इट इज विकसित भारत में अगर आपको पहुंचना है तो सुरक्षित भारत इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। तो सुरक्षित क्या है भारत, और खाली एक्सटर्नल फोर्सेस से नहीं, ये आपकी इंटरनल फोर्सेस से भी। जो मॉब ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट पे, दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर इंडिया, बिकॉज इट एक्चुअली कुड हैव रिजल्टेड इन 13 मोर बॉम्ब ब्लास्ट। वाओ। इट वाज प्लान्ड दैट वे। ये तो एक हुआ है, उन लोगों ने तो 13 की प्लानिंग करी थी। 13 गाड़ियां खरीदी गई थी दिल्ली में ही, डिफरेंट एरिया इंडिया के। ओके। एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज प्लान्ड कि हम बाकी अपने 13 एक्चुअली जगह इंडिया में एक ही टाइम पे और कुछ घंटों के डिफरेंसेस के बाद हम ये ऐसे ब्लास्ट करेंगे। सो इट वाज अ बिग, यू हैव निप्ड इट इन द बड, बट उस पर आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने ये सब, ये असला और ये सारे लोग, स्लीपर सेल, हाउ आर दे एग्जिस्टिंग एंड हु इज अलाउड देम टू एग्जिस्ट? मेरे को सर ये पूछना है, देयर आर कंट्रीज जिनकी डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर वो पढ़ती नहीं है उन चीज़ों में, और हम शायद उनके साथ उन चीज़ों में इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे कि वी माइट बेनिफिट फ्रॉम योर डिफेंस स्ट्रेंथ। तो आपको लगता है कि रशिया की तरफ या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ झुकने की बजाय डाइवर्सिफाई करो अपने आप को और सारी कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ लेके उन सबसे, मतलब सबसे लेना चाहिए, एक यही फोकस रहते हैं। मैं तो जब से बड़ी हो रही हूँ न्यूज़ में भी यही कुछ कंट्रीज़ देखती हूँ, डिफेंस की बातें होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होगी, चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, यूएस पीछे से उनको हेल्प कर रहा है ताकि इंडिया डिस्ट्रैक्टेड रहे, ग्रो ना करे, और रशिया हमारा दोस्त है। मतलब ये मैं सुन रही हूँ, पर देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Yes. See, you have actually hit the nail on the head, I'll say that. It's a very, very relevant point you have given here. I think ये सोच बदल रही है. You know what actually you are saying and what I read. जापान के ऊपर भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है. The kind of technology it has. India is now actually getting into Japan also. Yes, sir. South Korea. Yes, sir. Don't Amazing. actually forget South Korea. Vietnam. So ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में होती है, पर सर वियतनाम में चाइना कर रहा है और ट्रांसशिपिंग हो रही है वहाँ से। तो जो भी है अभी इस कोविड के बाद जितनी इंडस्ट्रीज चाइना से निकली है वियतनाम में गई है सारी। हाँ जी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया में आएंगी। हाँ जी। हार्डली एनीथिंग हैज कम टू इंडिया बिकॉज सी द वर्क कल्चर इन वियतनाम। My brother-in-law was a defense attaché in Vietnam. He used to tell me कि अगर 1 बजे लंच ब्रेक है तो 1 बज के 1 मिनट पे आप किसी से नहीं मिल पाएंगे। इट इज़ लंच। और 2 बजे
जब आपका लंच ब्रेक आपका ख़त्म होगा, यू विल फाइंड एवरीबडी ऑन हिज टेबल एट 2 o'clock। वाओ। इसको ये नहीं है हमारे वो इसको आर्मी हेडक्वार्टर में साउथ ब्लॉक में चले जाओ, 1 बजे लंच ब्रेक होगा, 2 बजे आपको अपने टेबल पे आना है, आपका 1 बजे वो लोग अपने गार्डन में चले जाएंगे, सर्दी का मौसम है, धूप अपना सेकते रहेंगे, हाँ जी। 2:30 बजे 2:45 बजे अपने ऑफिस में आएंगे, और आपका काम इसको 5 बजे का है, इसको 5 बजे तक ऑफिस में रहना, 4:30 बजे आप अपने इसको बस की तरफ चल पड़ते हैं कि नहीं बस पकड़नी है मैंने। That is the work culture in government, let me tell you that. Yes, sir. Of course, corporate is different, because corporate is very, professional. But Vietnamese government work like that. And that is why those governments are effective. मुझे आप बताइए, why do you need Saturday, Sunday holiday? मैं तो शूट कर लेती हूँ सर। Luxury. गवर्नमेंट अपने 5 दिन काम करती है, 2 दिन अपनी छुट्टी करती है, और फिर आप देखेंगे ये जयंती, वो जयंती, ये हॉलिडे, वो हॉलिडे, आप ये अपनी लिस्ट निकाल लो, आप अपना कैलेंडर देख लो। सर ये मुझे चाइना का किसी ने बताया है कि उनकी ऐसे रैंडम जयंती वयंती हॉलिडे नहीं होती, कुछ नहीं, उनको मिलता है 1 महीने की छुट्टी, साल में पूरा महीना, तब उनको कोई नहीं छेड़ता। तो आप देख लो, हमारे इसको होली के लिए 3 दिन की छुट्टी दे देंगे, इसको दिवाली के लिए फिर एक छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, पता नहीं, तो आपको धनतेरस, और फिर आपका धनतेरस, फिर so many festivals in India, and these are holidays। और आपको आई थिंक 14 आपको नॉन गस्टेड हॉलीडेज भी आपको एक गवर्नमेंट में आप चूज कर सकते हो, कौन से एरिया में हो आप, जो वहाँ के जो डिवोटीज हैं या जो चीज, उस हिसाब से आप अपने हॉलीडेज ले सकते हो। सो काम कब करेंगे आप? हाँ जी। सो दैट इज वर्क कल्चर की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात करते हैं, जो नहीं है इस देश में। सर डिफेंस के टर्म्स में आपको क्या लगता है कि और कौन सी कंट्री हो सकती है अपार्ट फ्रॉम रशिया जहां से हम बेनिफिट कर सकते हैं? जापान का जिक्र किया मैंने, साउथ कोरिया का जिक्र किया, फ्रांस इज वन कंट्री where we can reach out. We can Great Britain is another country where we can reach out. Germany is another country where we can reach out. So these 7-8 of these countries are technology wise, because हम लोग क्या देख रहे हैं आज? टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चर, 2 चीजें देख रहे हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर क्या करोगे आप? तो दोनों इफेक्ट होंगे ना सेक्टर आपके, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चर भी आता है। ये आप इन देशों में आप देखेंगे जिस तरीके की गाड़ियां बनाते हैं, आप इसको जर्मन को देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लीजिए, कितनी अच्छी गाड़ियां बनती है उनकी, और आप BMWs एंड ऑल दिस, आई डोंट नो BMW जर्मन की है, पता नहीं, ऐसे मुझे कार्स का इतना नहीं है, बट ये पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाँ उसको ऑटोमोबाइल में वॉल्वो देख लीजिए, इसको स्वीडन की है शायद, इसको वॉल्वो की जो ट्रक्स हैं, आप उसको देखो, हाउ यू स्टडी। आई हैव अ वॉल्वो कार माई सेल्फ, ओह नाइस, एंड आई हैड अ ड्रीम टू बाय अ कार लाइक दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी। 1 साल हो गए मेरे पास। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी इनके पास है, इतनी मजबूत गाड़ियां हैं, तो एंड वी नीड टू एक्सप्लॉइट दिस कंट्रीज मोर। हाँ जी, जो आज हम एक्चुअली कर रहे हैं, ज्यादा हमको करने की जरूरत है इनको। एंड इनफैक्ट सर वो एक इजराइल को मैं एक्चुअली भूल गया, इजराइल इज वी आर एक्सप्लॉइटिंग इजराइल। सर ये व्हाइट कॉलर का जो अब आ रहा है टेररिज्म, यस, tomorrow's terrorism is not that you are looking at those terrorists with those weapons and guns लेके आपको, जैसे कश्मीर में आए थे पहलगाम में। आजकल के जो टेररिस्ट हैं वो आपके वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं। एंड it's a serious wake-up call to the nation, and not only to everybody. I just remember Ajit Doval ji ने एक बहुत अच्छी बात की थी. He gave a talk some time back. I wrote an article also on that after he gave that talk.
he gave a talk on the role of civil society. सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, बिकॉज security of the country is not only a responsibility of the security forces. Each citizen of the country is responsible. So anyway, we have digressed from Russia. तो इसको रशिया का जो मेन चीज़ है आपका Su-57, बिकॉज आज कैपेबिलिटी गैप्स क्या है, और हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है. सर व्हाट इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि आप एक ऐसा हवाई जहाज बनाएं जो वर्ल्ड का कोई भी रडार डिटेक्ट ना कर पाए. आपको पता नहीं चलेगा, वो बिल्कुल एक साइलेंट किलर की तरह आपके देश के अंदर घुस जाएगा, रडार उसको पकड़ नहीं पाएंगे और वो अपनी मिसाइल छोड़ के वापस चला जाएगा. इट मींस दैट डेंजरस है. आपके अगर इसको एयरक्राफ्ट भी एयरबोर्न होते हैं और उनके भी एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होते हैं, तो आप उनके एयरक्राफ्ट को अपने रडार में नहीं ले पाएंगे. आप ये अपना मिसाइल नहीं फायर कर पाएंगे उनकी, और वो वाले एयरक्राफ्ट आपको अपने रडार में ले पाएंगे और इसको मिसाइल कर पाएंगे. इसको समथिंग लाइक हाउ द एक्चुअली राफेल्स वर शॉट डाउन. तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है. समथिंग लाइक दे हैव गॉट, बिकॉज़ चाइना हैज गिवन देम आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. No, during Operation Sindoor also they had this. Okay. So that's why they were able to shoot our aircraft, thing like that. So so that's a thing of the past. But the point I am trying to make here is that रशिया से हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? Su-57 actually gets you that stealth. जो आपके पास नहीं, like Rafale is a stealth fighter, तो आपके पास उसमें है, बट आप इसमें नहीं. दूसरा जो S-500 जो अभी जो सिस्टम की बात हो रही है, दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी दैट वो आपको स्पेस तक लेके जा सकता है, एक्सोस्फीयर पर आपको लेके जा सकता है. इट कैन एक्चुअली डिटेक्ट मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. उसका जो ऑल्टीट्यूड है स्ट्राइक एक्चुअली करने का जो है 200 किलोमीटर्स. जो आपका S-400 इज ओनली 30 to 40 किलोमीटर, इसका है 200 किलोमीटर्स. और जो इसकी रेंज है आपको मारने की, वो S-400 की 400 किलोमीटर और इसकी है आपकी 600 किलोमीटर. सो इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ योर एयर डिफेंस, बिकॉज जो भी एक आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम. लाइक इसराइल का आयरन डोम हो गया, तो रशिया के पास पनसीर है, वो हम पनसीर भी लेना चाहते हैं उनसे. पनसीर क्या है सर? इट इज एयर डिफेंस सिस्टम विच द रशियंस हैव. वी वांट टू टेक दैट फ्रॉम देम. मतलब हमें क्या एडवांटेज मिलेगा पनसीर से? हमको ये एडवांटेज इसको मिलता है कि हम जो नंबर्स की बात करते हैं, यू सी, आपने जो ईरान इजराइल वॉर से क्या सीखा? शुरू में इजराइल ने बहुत नुकसान किया ईरान का, जो उसको तबाह कर दिया, उसके साइंटिस्ट को एक्चुअली घरों में ही मार दिया. यू सी द कैपेबिलिटी इजराइल इज हैव देयर. मोसाड इज सो कैपेबल कि वो बंदा घर में सो रहा है और उधर ड्रोन आके उसको ख़त्म करके चला गया, और ड्रोन उसको ईरान के अंदर से ही लॉन्च हुआ. सो यू सी दैट हम हाफिज सईद की बात करते रहते हैं, ये अज़हर, क्या नाम, मौलाना अज़हर वगैरह, हम क्यों नहीं मार सकते इनको ऐसे? दीज आर द पॉइंटर्स जहाँ पे हम एक भारत की बात करते हैं कि एक सुपर पावर या मीडियम पावर भी बना के चले, बट ये जो कैपेबिलिटीज तो है ही नहीं आप में. आज भी एक जेट इंजन आप नहीं बना सकते हो. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पब्लिक स्पीचेस एंड ऑल. यू कैन कीप ऑन सेइंग एंड टेलिंग कि हम पाकिस्तान का सिंध ले लेंगे, हम उनका POK ले लेंगे. आपके पास कैपेबिलिटी है लेने के लिए? नो, यू डोंट हैव. सर so don't make statements which you can't actually
वो प्रोपेगेंडा के क्षेत्र में चली जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के क्षेत्र में चली जाती है, और इसके लिए स्टेटमेंट एक्चुअली दी जाती है इसको, नॉट फॉर द एक्चुअल जो चीज़ करने के लिए, बट इसको मेरा ये पॉइंट है कि हम जब ये सिस्टम्स हम लेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं सुदर्शन चक्र, 5 साल का टाइम दिया है, 2030 तक ये हमारे पास हमारा सुदर्शन चक्र होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सुदर्शन चक्र का मतलब है, अगर आप उसको हिस्ट्री में भी चले जाओ, इसका मतलब है कि कोई भी बाहर का दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस नहीं पाएगा बाय एयर। ग्राउंड में तो हमने अपने बॉर्डर्स लगा रखे हैं, हमने फेंसिंग लगा रखी है, लोग उसको रोक देते हैं। स्पेस में कैसे रोकोगे आप? और अगर उसके पास स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, हाइपरसोनिक होगा, एंड हाइपरसोनिक मींस 5 times द स्पीड ऑफ साउंड, मोर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब आप इस टाइप की कैपेबिलिटीज आपके पास आएंगी, अब जो आपका S-500 है, जो उसका इंटरसेप्टर है, ये आप जानते हो उसकी स्पीड क्या है? 15 मैक, 15 times the speed of sound. Wow. So that is what I'm looking for. That's what the nation is looking for. And I'm glad that Putin has come at the right time. And I'm sure ये तो अनाउंस नहीं होती है, जो अगर आपने जॉइंट स्टेटमेंट भी देखी है, डिफेंस डील्स आर नेवर अनाउंस्ड। हाँ जी। दे आर एग्जीक्यूटेड इन देयर ओन टाइम, उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं होती। तो 100% S-57 is going to be manufactured in India. इसको रशिया ने इंडिया को बोला है, हम आपके यहाँ प्लांट लगाएंगे, हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, और हम आपका इंजन भी बनाएंगे यहाँ पे, उसका सब कुछ बनाएंगे, और 100% टेक्नोलॉजी आपको देंगे। कौन सा देश है जिसको आज वर्ल्ड में कोई देश नहीं है टेक्नोलॉजी अदर देन रशिया हु इज गिविंग यू टेक्नोलॉजी? और इसको रशिया ने हमेशा आपको दिया, आपको T-90 टैंक्स की दिए, यू आपने मेन बैटल टैंक अपना बनाया है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी विद द रशियंस गिव यू। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये Su-57 आएगा, S-400 हमको और चाहिए, और उसका मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होगा फिर। बिकॉज लड़ाई में क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड है, ऑफकोर्स इतना टेक्निकल भी नहीं है, किसी भी देश को अगर एक लंबी लड़ाई लड़नी है, उसके पास सर्ज कैपेसिटी होनी चाहिए। सर्ज कैपेसिटी का मतलब है कि जितना एमुनिशन और मिसाइल्स अगर मैं एक रोज खर्च करता हूँ बैटल में ना, उतना ही मैं रोज मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको रिप्लेनिश करने के लिए, जो रशिया के पास है। जो इसीलिए एक डिफेंस इकोसिस्टम है रशिया के पास, और भारत में डिफेंस इकोसिस्टम नहीं है। हम आत्मनिर्भर भारत अपना बोलते रहेंगे, हम मेक इन इंडिया बोलते रहेंगे, हम इतने सारे सेमिनार अपने करते हैं। आप देखिए वहाँ पे मानेकशॉ सेंटर या अलग अलग जगह में इतने सेमिनार्स होते हैं, लोग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, बट आई ऑल्सो अटेंडेड सो मेनी सेमिनार्स, बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है? So that is the question, and I think youth of the country must know these things. They must know the reality. Reality आपको टीवी चैनल नहीं देगा कभी भी, बिकॉज टीवी चैनल हमेशा एक एजेंडे पे चलेगा, बिकॉज उसको एडवर्टिजमेंट्स मिलती है गवर्नमेंट से, उसको मिलती है, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक वो एक वन साइडेड व्यू पॉइंट नहीं देगा। So we have to understand that we are not criticizing a government, we are not criticizing a policy, we are saying that time has come. डिफेंस को आप उसका दर्जा दीजिए। एक आर्मी में यूथ क्यों नहीं आ रहे, इसको मैं जाता रहता हूँ कॉलेज वगैरह में, इसको मोटिवेट करता हूँ। किरोड़ीमल कॉलेज में गया, रिसेंटली गया, आई आस्क्ड हाउ मेनी पीपल वांट टू जॉइन द आर्मी, 2 हाथ खड़े हुए, इसको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? बिकॉज आपने एक आर्मी ऑफिसर का जो स्टेटस है वो आप हर एक पे कमीशन में आप उसको खत्म करते जा रहे हो, डाउनग्रेड कर रहे हैं।
and IAS, IPS, and all these things are more. And the youth of today, and second important aspect is our manufacturing sector is very weak. 15% GDP आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, दैट्स इट. China is almost 38% of the GDP from manufacturing. Yes, sir. 150 countries in the world are importing from China. सर इसमें एक फिगर मैं भी ऐड कर देती हूँ. 1990 में मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडिया का 4% था और चाइना का अराउंड 16% था. आज आते आते चाइना 453% आसपास क्रॉस कर गया है. इंडिया अभी भी 4% पे बैठा है. नीति आयोग एंड ऑल दी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, बिकॉज दे आर द एडवाइजर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल. गवर्नमेंट के पास देखिए कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं कई बार. वो अभी जब इलेक्शन आते हैं तो फ्री राशन, फ्री दिस थिंग, केरोसिन, और इसको लेडीज़ का आपको ट्रैवल आपका फ्री कर दो बसेस में वगैरह, इस टाइप की. वो जैसे ही आप सब्सिडाइज करोगे, एंड इसको मार्क माय वर्ड्स बिकॉज यू आर इकोनॉमिस्ट, अ गुड इकोनॉमी, अ गुड कंट्री विच बोस्ट ऑफ अ गुड इकोनॉमी विल नेवर सब्सिडाइज. यस सर. जो इकोनॉमी सब्सिडाइज करती है चीज़ें, वो कभी भी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन ही नहीं सकती. यस सर. एंड टुडे you are the fifth largest economy in terms of GDP. It is not because of your processes, it is because of your population. Yes, sir. जब 140 मिलियन लोग आपके देश में होंगे, उनका कंजम्पशन होगा, बिकॉज GDP इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कंजम्पशन, तो ऑटोमेटिकली GDP बढ़ेगा. तो उसमें इतने खुश होने की बात नहीं है दैट यू नो वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. वो उस इकोनॉमी में दम होना चाहिए. यस सर. उसको दम ऐसा होना चाहिए कि आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. सर इंटरनल से वापस बॉर्डर्स पे आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सिक्योरिटी ड्रिवन ही रखेंगे. तो हमारे बॉर्डर्स को सर स्ट्रांग रखने के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की आपने बात की, हमारे पास नहीं है. और सर क्यों नहीं बन पा रही? आपने एक पूरी सर्विस सर्व की है, आपका एक पूरा प्रॉपर टाइम रहा है, तो आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही यहाँ पे? और मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? सिस्टम में क्या फ्लॉ है एग्जैक्टली? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. इसके काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है. द फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जो हमारा यूथ है ना, वो अपना हाथ काला नहीं करना चाहता. Yes, sir. ही लाइक्स टू सिट इन एयर कंडीशन. आप इसको किसी भी, आप कनॉट प्लेस में चले जाओ, चांदनी चौक पे चले जाओ, एट रैंडम इफ यू टेक अ सर्वे ऑफ दोज पीपल हु आर इन द मार्केट एंड यू आस्क देम, इसको दे विल नेवर से कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, अपने हाथ काले. देर से हम ये काम करना चाहते हैं. तो पहली चीज़, जब आपका यूथ की आपकी सोच ये है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको कैसे आप इसको अच्छा टैलेंट आपको मिलेगा. दूसरा, टेक्नोलॉजी कैसे आती है. आपने इंडिजिनाइजेशन की बात करी. जब आप रिसर्च और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब आप रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा नहीं देंगे, तो फिर वो पेटेंट्स कैसे बनेंगे, प्रोजेक्ट्स कैसे बनेंगे, प्रोटोटाइप्स कैसे बनेंगे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कर सकें. इसलिए लोग बाहर जाते हैं. दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन इंडिया. यू टॉक टू दोज पीपल हु आर गोइंग आउट, जैसे कि हमको यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही करने वाला नहीं. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. There was an Air Force officer, I'm just forgetting his name. He developed a technology to counter the drone, इसको anti-drone technology, and
he went from pillar to post to give this technology to India. Bharat ko, because he's a citizen, he said his technology was purchased by the United States. वाओ, और यहाँ वैल्यू नहीं हुई. और यूनाइटेड स्टेट्स ने वो सिस्टम बना के हमको बेचा at 100 times the cost. So that is one example. दूसरा एग्जाम्पल है, आप जैसे लोग इसको मिलते हैं मुझे, who are entrepreneurs, who स्टार्टअप चला रहे हैं, डिफेंस स्टार्टअप्स. अब आपने ये आईडेक्स स्कीम तो निकाल रखी है, आपने कुछ करोड़ उसमें उसको डाल रखे हैं आईडेक्स स्कीम में. टेक्नोलॉजी फंड में भी आपने कुछ उसको पैसे डाल रखे हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स, दे हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट टेक्नोलॉजी. तो जब ये लोग उनके पास जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं. पॉइंट 1. पॉइंट 2, अगर आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं आपको देता हूँ, यू गो टू आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, उस वहाँ पे आपको 160, 180, 190 आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगी लोगों को इसको बताने के लिए कि ये हमारी ज़रूरत है और आप हमारी ज़रूरत को पूरा करो. यू हैव टू अप्लाई देयर, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. तो जब आप आप उनसे मिलेंगे और आप उनको बोलेंगे कि आई वांट टू डू दिस, एंड दे विल टेल यू कि एक प्रोटोटाइप हमको बना के दिखाओ. प्रोटोटाइप में पैसा वो लगाएंगे, पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही उनको प्रोटोटाइप के लिए. और अगर वो प्रोटोटाइप आपको पसंद नहीं आएगा तो उनके 2, 3, 4 लाख रुपए तो डूब गए. सो दे हैव नो इंसेंटिव टू मेक अ प्रोटोटाइप. टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? यू सी, दीज आर वेरी स्मॉल contributing factors which don't come to the notice of the government, or if they're coming to the notice of the government, they are not having time to address them. R&D is important. As I told you, R&D karo. A third important aspect is ease of doing business. Yes, अब हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया का स्केल क्या है वर्ल्ड में. इट्स वेरी इजी टू से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है हमारा. वो हमारा अच्छा इसलिए नहीं है because every state has different laws. और सपोजिंग आपका सेंटर में एक पार्टी है और स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी है, तो आप नहीं चाहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट उस स्टेट को दिया जाए, दो वो स्टेट बहुत रिस्पॉन्सिव होगा. तमिलनाडु का एग्जांपल में अगर आप लेता हूं को, तो तमिलनाडु की जगह आप उस प्रोजेक्ट को गुजरात में डाल देंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि वो हमारी गवर्नमेंट है तो उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए. ये जो कीड़ा है क्रेडिट का, दिस मस्ट गेट आउट, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ अ नेशन. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, इसको थिंग्स लाइक दिस. हमारे देश में ये पार्टीशन तो खत्म हो गया, बट आज भी पार्टीशन है. यस सर. बिकॉज एवरी स्टेट, अब वो तमिलनाडु वाला बोलते हैं हिंदी मत इम्पोज करो हमारे ऊपर, यू नो, इसको देयर इश्यूज. और जिस स्टेट से आप नाराज है उनके आप सेंट्रल फंड्स रोक देते हैं. सो this politics should not play with the development of the country, because जहाँ पे आपको ऐसा लगता है that climate of a place, अब जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक आपको क्लाइमेट चाहिए जो उसको प्रोडक्शन के लिए. ज़मीन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्टेट्स में बहुत अच्छा है, जैसे कि तमिलनाडु का एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ. बट उस टाइप के आपको जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स आपके आते नहीं, आपका एक
डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में बना था एक टाइम पे, बिकॉज निर्मला सीतारमन वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, राइट? सो यू मेड, शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु, तो उसने डिफेंस कॉरिडोर आपका तमिलनाडु में बनाया। फिर जब राजनाथ जी बने डिफेंस मिनिस्टर, तो उसने डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बनाया, बिकॉज ही बिलोंग्स टू यूपी। इज इट द वे वी हैव टू डू अ पॉलिसी मेकिंग? आप मुझे बताइए, गवर्नेंस इस तरीके से चलेगी? सर ये तो देखा है मैंने भी। सी आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक, आई मीन आई कैन बी ट्रोल्ड बाय द बीजेपी पीपल, बट मैं आपको तो सच्चाई बता रहा हूँ, बिकॉज मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, एंड आई एम फौजी, एंड इसको दिल से भी फौजी हूँ, तो मैं आपको एक व्यूअर्स को सच्चाई बता रहा हूँ। तो जहाँ पे इस टाइप की कंसिडरेशंस आपकी पॉलिसी को गवर्न करेंगी, वो फिर आपके पास इंडिजिनाइजेशन कहाँ से आएगी, मुझे बताइए। यस सर, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने खुद देखा है, जिनके पास साइन करने की पावर होती है ना, अब कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल, अपने स्टेट को भेजते हैं वो सारे। ये मैंने भी होते हुए देखा है पर्सनली खुद। बट सर ये वाला जो मैं अब 1 साल से होस्ट कर रही हूँ, जो ये नेशनलिज्म का जो स्पिरिट होता है ना, मैंने आर्मी के लोगों के अलावा, बीट जनरल्स और बीट आर्मी की फैमिलीज़, उनके अलावा सर मैंने किसी में ये नेशनल फीलिंग नहीं देखी, यूनिटी की फीलिंग नहीं देखी। जो सिविलियंस हैं उनके अंदर मेरा स्टेट, मेरे स्टेट के अंदर मेरा शहर, मेरे शहर के अंदर मेरा टाउन, मेरा गांव, ये भरा हुआ है लोगों के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम आर्मी पीपल ये किसी में नहीं है। डू यू थिंक इंडिया में एक सर्टन टाइम की आर्मी ट्रेनिंग सबको कंपलसरी होनी चाहिए? देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेनिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग आप इसको कराएंगे, वो एक सिविल एनवायरनमेंट पे चला जाएगा, उसको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे वो एनवायरनमेंट उसको डिक्टेट करेगा। फौज का एनवायरनमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा ये करने के लिए, इसलिए वो करता है, फौज में करता है। इसलिए इतने सारे आर्मी ऑफिसर जब रिटायर हो जाते हैं, वो दूसरी भाषा बोलने लगते हैं कई तो। हाँ जी। सी डोंट, आई मीन इट्स नॉट दैट कि ऑल आर्मी ऑफिसर्स आर यू वेरी दिस थिंग, देन दे बिकम डिफरेंट आफ्टर रिटायरमेंट। आई हैव सीन माई सेल्फ, दे बिकम इनटॉलरेंट टू द व्यूज ऑफ द अदर्स। यस सर, ग्रुप्स में देखा है मैंने। सो द पॉइंट इज चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। एक प्रॉब्लम को अगर आपने रिजॉल्व करना है तो उसको आपको जड़ से पकड़ना पड़ेगा। उसको इसको सुपरफिशियली आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हाँ जी, और इंडिया में सुपरफिशियली ही होती हैं, सब कुछ सुपरफिशियली होता है कि टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। यस सर, बिकॉज अभी आप इसको देखोगे, जैसे ही इलेक्शन पास आने लग जाएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अलग इस टाइप की होने लगेगी, इलेक्शन में हमको वोट कैसे मिलेंगे। सो दैट, अब आपको मैं अगर चाइना का एग्जांपल दूं, दो चाइना और इंडिया को कोई उनका कंपैरिजन नहीं है। हाँ जी, इट इज अ कमांड इकोनॉमी। बट मैं चाइना का एग्जांपल दूं तो चाइना जब एक प्रोजेक्ट को लेता है, लाइक आई विल गिव यू एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगता है तो 3 या 5 साल में बना देता है। और भारत को उसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 3 टाइम्स 15 साल लगता है, बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में अगर आप जी के अगेंस्ट जाएंगे Dead. तो आप गायब हो जाएंगे। yes. नाम निशान मिट जाएगा। इसको यहाँ पे टीवी में आके आप इसको मोदी जी को गाली इसको दे सकते हैं, एंड यू कैन गेट अवे विद दैट। यस सर, और कुछ नहीं होगा आपको। बट भारत में होता है ना, तो इसीलिए एवरी गवर्नमेंट इज कंस्ट्रेंड कि भाई ये ऑपोजिशन वालों को कैसे चुप कराया जाए। सर पहलगाम में जब अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। रेड फोर्ट में अटैक हुआ है, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू सी, एक चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी कि रेड फोर्ट में जितनी भी इंटेलिजेंस आपको मिली है, वो एक इंटरनल प्रॉब्लम हमारे देश की तरफ है। उसमें कोई इतनी मेजर इन्वॉल्वमेंट
दिखाई नहीं दी पाकिस्तान की। तो पहला तो ये फैक्टर है। आपने इसको देखा डॉक्टर, वाइट कॉलर, इस टाइप की चीज़ें, और कुछ लेडीज़ भी हैं जो, जैश मोहम्मद की एक थी, तो शाहीन करके उसका नाम था हाँ जी। ना, डॉक्टर शाहीन और समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की जब हमने इसको देखते हैं कि एक पुख्ता जो है वो आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक तो सामने नहीं आई। दूसरा कुछ प्रेशर्स भी होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए अभी आप सिंदूर के थ्रू आप इसको निकले हैं, तो लड़ाई का क्या होता है कि आप अगर छेड़ते हैं लड़ाई, यू आर ऑलवेज सीन एज ए अग्रेसर। और हमने सिंदूर में देखा कि नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ चला गया। यू नो, वी कुड नॉट बिल्ड दैट नैरेटिव विद पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल इन showing to the world that India was the aggressor, though it was the other way around, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ था। तो जो हमने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो वो नैरेटिव हमने उसको लूज़ किया। उसके ऊपर गवर्नमेंट आई थिंक काम कर रही है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए अब ये काम उस पर चल रहा है। और इंडियन आर्मी में भी एक उसको अलग से एक डिवीज़न बना दिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का आर्मी हेडक्वार्टर में, जिसमें डेडिकेटेड लोग लगे हुए हैं काम करने में, और उसको मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। जो इनपुट्स अगर उसको मांगते हैं तो मैं देता रहता हूँ। तो अब बात आ जाती है रेड फोर्ट की। अब रेड फोर्ट में आप एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की प्रूव नहीं कर पाए, दो यू कैन स्टे इन जर्नल टर्म्स कि जैश मोहम्मद का काम था या फलाने इसका काम था, बट क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम था? तो दैट डायरेक्ट कल्पेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और इसीलिए अगर आप सिंधु 2.0 करते तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता आपको विद योर एक्सपीरियंस ऑफ सिंदूर 1.0, बिकॉज सिंदूर 1.0 के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि आपने पहलगाम का जो है कल्पेबिलिटी पाकिस्तान को तरफ किस बेसिस पे किया। हाँ, आप उसको प्रूव कर पाए हैं, बिकॉज अभी तक तो आपने जो कोई ऐसा अपना डोजियर भी नहीं दिया। सर उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना एक ग्रुप ने, फिर बाद में विड्रॉ की थी विद इन आवर्स। जो द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तौयबा का उसको ग्रुप है, जो उसको लश्कर तौयबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बट इट बैक ट्रैक बिकॉज अंडर प्रेशर ऑफ पाकिस्तान ISI। तो और फिर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, वो लोग भी पकड़े नहीं गए जिन लोगों ने ये आपका पहलगाम अपना किया था, वो पाकिस्तान निकल गए। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस टॉट द गवर्नमेंट दैट हेस्टी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, एंड सोच समझ के कार्रवाई अपनी करनी चाहिए। पाकिस्तान को अगर एक जवाब देना है तो अपने तरीके से हम उसका जवाब देंगे और अपने टाइम पे देंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट देने की ज़रूरत है। सर अभी जो पुतिन आए हैं इंडिया में, और अभी जो मीडिया में फुल ग्लैमरस चल रहा है एकदम कि ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ये सब पब्लिकली इतना करके क्या हम अमेरिका को मिर्ची नहीं लगा रहे, और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका को वो मिर्ची लगाना? दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। एक के ये जो हम स्टेटमेंट्स और हमारा मीडिया जैसे काम कर रहा है, तो इसमें अमेरिका को एक सिग्नल जा रहा है। यू नो, इट इज़ एक्चुअली नोन एज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। हम अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप भारत को नहीं देंगे तो उसको रशिया है देने के लिए। तो ये चीज़ एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, तो उसको वो हम कर रहे हैं। दूसरा है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। यू नो, आपका क्वेश्चन था ना कि आप इसको क्या, आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड इट। सो जहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स है वो काफ़ी आपकी मेजर्ड है, जहाँ पे मीडिया की स्टेटमेंट्स है वो आपकी मीडिया गोज फॉर TRP एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। सो उसको लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे बाय द मीडिया। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है जिससे हम कोई अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी इसको बोल रहे हैं। अब देखिए,
एक हफ्ते के बाद अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पे, हम्म, ट्रेड का डेलीगेशन आ रहा है। अब देख लीजिए, अब इसको अमेरिका के ऊपर आपकी जो स्ट्रेटेजिक ये सिग्निंग थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। नाउ दैट ट्रेड डेलीगेशन इज कमिंग, और आप देखना ये इसको, लेट्स एक्चुअली वॉच इट टुगेदर। आप इसको देखना कि अब अमेरिका बहुत ही जल्दी ट्रेड पैक्ट भारत के साथ करेगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट होने वाला है। रशिया वाले फेडरेशन की वजह से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ड्रास्टिक मेजर। आपको मैं एक दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट जिसको मैं अभी बोलूँगा। हमको इंडिपेंडेंस या जो हमको फ्रीडम इसको मिले कितने साल हुए? 78 टू 79 पे पहुँच। वाई इज देयर रिजर्वेशन इन इंडिया? यस सर। वाई? कई जगह तो 49% आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट यू कैन गो अप टू 49% रिजर्वेशन। बट सर कुछ बच्चे मैंने सच में देखे हैं जिनको एक्चुअली नीड है उसकी, घर पे एनवायरनमेंट नहीं है। गो फॉर द क्रीमी लेयर देन, मेक रिजर्वेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यस सर। इसको मेक इनकम ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बिकॉज अब वो कास्ट का ज़माना चला गया जो उस टाइम था कि भाई ये अछूत है, इसको ये है, वो इसको अलग करो। गांव में जैसे चलता था, आपने देखा हो मूवीज़ में भी आपको इस प्रोजेक्ट होता है। दोज टाइम्स हैव गॉन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। बाहर वाले देश इतने तेज़ी से आगे चल रहे हैं। सर पर मैं आपको इस पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसे हरियाणा में किसी ऑफिसर ने सुसाइड किया था, कास्ट का ही IG कुछ, हाँ हाँ जी, जी, वो IG लिख के गए थे। हाँ। और मैं भी सर अभी क्योंकि कुछ अच्छी जगहों पे काम कर पाई हूँ, कई बार ना रैंडम कमेंट्स आ जाते हैं कुछ लोगों के बारे में, ये ऐसे ही होते हैं, बेशक वो अच्छा काम कर रहे हैं कुछ, तो ये कल्चरल इशू भी है आई थिंक, एक ख़त्म होना। दिस इज अ कल्चरल इशू। आपको मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ। मैं आई गो ऑन सो मेनी प्रोग्राम, आई गो ऑन सो मेनी मुस्लिम चैनल्स में, तो मुझे ज़्यादा बुलाते हैं ये लोग। इसको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपके देश में 26 करोड़ मुस्लिम हैं। इस क्या आप कैन यू अफोर्ड टू एंटेगनाइज दिस पॉपुलेशन ऑफ 26 करोड़? बिकॉज दे आर इंडियंस, यस, बाद में मुस्लिम है। सो 26 करोड़ लोगों को आप ऐसी, और आपके नेता ही स्टेटमेंट देते हैं कि ये सब टेररिस्ट है। इफ अ वेरी minuscule percentage of the Muslims have resorted to terrorism, less than 1% I will say, इसका यह मतलब थोड़ी कि 99% आपके टेररिस्ट हो गए। तो उससे क्या होगा कि आप इन लोगों को अपने से अलग कर रहे हैं। देश आपका टूट जाएगा, मैं बता रहा हूं। सिविल वॉर हो सकता है। पाकिस्तान में ये हुआ, बलूचिस्तान के जियाउल हक ने क्या किया, एक टाइम पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा ग्रोथ था उनका, उसकी इकोनॉमी अच्छी थी, 90s की बात कर रहा हूं मैं। जियाउल हक ने ये जो आपका डिवाइड उसको क्रिएट किया, शिया और सुन्नी के बीच में, मुहाजिर, ये सब किया। आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसको लोग यहाँ पे सिंध में बगावत हो रही है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। आप POK में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, एवरीवेयर। यू वांट दिस थिंग टू हैपन इन इंडिया? वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, लेट मी टेल यू दैट। बहुत डेंजरस है ये। इसको भारत के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हुआ। भारत में हम नहीं चाहते ये होना। सर ये इंटरनल डिवीजन में आपको क्या लगता है CIA का कितना रोल है? हर एक एजेंसी का रोल होगा इसमें, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज जहां पर भी वो देखेंगे कि आपस में आप लोगों में फॉल्ट लाइंस में बोलूँगा, फॉल्ट लाइंस अगर देश में होंगी वो एक्सप्लॉइट करेंगे। बिकॉज कोई भी देश दूसरे देश को अच्छा करते देखना नहीं चाहता, और ख़ास तौर पे अमेरिका। अमेरिका कैन नेवर बी योर फ्रेंड, लेट मी टेल। एक somebody
बट सर इस गिवन हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो पॉलिटिकल एक सेंट्रल और स्टेट का सिस्टम है जो हमारा, ये सारी चीज़ें गिवन कि हम इतने डाइवर्स कल्चर्स और रिलीजन से विद इन इंडिया हम लोग हैं, तमिलनाडु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, तो सर इस कई बार गवर्नमेंट को भी कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं इन चीज़ों के कि कैसे सॉल्व करे, कल्चरली दे कांट बी अ पार्ट. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू जो ये स्ट्रॉन्ग आपके एनफोर्समेंट कराना, यस, करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये चीज़ें टॉप डाउन नहीं होती है, बॉटम अप, ये बॉटम अप होती है. इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और इसमें लोगों को करना है. आपके स्कूल्स में, आपके प्राइमरी स्कूल्स में आपके पेरेंट्स की सोच, आपकी मदर की सोच क्या है, बिकॉज मदर इज द पिवट इन अ फैमिली. तो राइट फ्रॉम दिस कल्चरल renaissance, I'll say that. The cultural renaissance has to take place from the bottom. सर पर आपको ऐसे लगता है, मैं ना जितनी भी अब बातें करती हूँ मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड चेंज लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं इसलिए पूछती हूँ. अब ये बात आपने बोली तो है कि मदर के एक कल्चरल चेंज या कल्चरल न्यूनेस इंडिया में लाने की ज़रूरत है, पर सर क्या ये चीज़ें इतनी आसान हैं? क्योंकि मेरी मम्मी मेरी चाची से अलग है मेरे ही घर में, तो बहुत डिफरेंट हैं दोनों, और मतलब मैं मेरी बहन से अलग हूँ. नहीं, सी दिस आर्गुमेंट इज नॉट कि आप मेरे से अलग हो या मैं आपसे अलग हूँ. पर एक वो यूनाइटेड डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज हमारे जो 5 उंगलियां हैं वो भी तो सेम नहीं है ना. हाँ जी. तो बट हर एक उंगली का अपना पर्पस है एक. सो डाइवर्सिटी इज गुड. डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट टेस्ट. आपको जो अच्छा लगता है वो आपकी सिस्टर को नहीं अच्छा लगता है. इट्स नेचुरल. द पॉइंट इज नफरत दूर करना, एक कल्चरल आइडेंटिटी बना के रखना इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. पर वही कल्चरल आइडेंटिटी सारे स्टेट्स की डिफरेंट है, तो इसीलिए डिफरेंट. नहीं, कल्चरल आइडेंटिटी आपकी अलग हो सकती है, बट एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट. यस. डिफरेंस रखो आप, डिफरेंट कस्टम्स आप रखोगे. आपका जो इसको मैरिज रिचुअल्स भी देख लीजिए आप. सारी जगह सेम नहीं है. हम इसको नॉर्थ में इसको शादी हम एक इसको तरीके से करते हैं, साउथ में शादी एक तरीके से होती है, और क्रिश्चियंस अलग से शादी करते हैं. सर मैंने ना किसी को ये बोलते हुए सुना था, इतने बड़े लैंडमास की जो कंट्री इंडिया है, यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी मेंटेन करना ही फ्लॉप आइडिया है, हो ही नहीं सकता. नहीं, यू सी एवरी पॉइंट हैज़ अ काउंटर पॉइंट. बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिलेटेड टू जो आपने बताया, द पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ टू चेंज. हाउ सर, क्या चेंजेस होने चाहिए? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपके ऐसे होने चाहिए दैट bring in educated people into politics. The first criteria for a person to stand for MLA or MP, he should be a graduate. क्या ये गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है? वो इस क्वेश्चन है. इसको मैं अभी आपको 3-4 पॉइंट दूंगा. सर डिग्री खरीद लेंगे? नहीं, वो खरीदी नहीं जा सकती ऐसे. उसकी वेरिफिकेशन होती है. बट एनीवे, इसको यू हैव अ पॉइंट ऑल्सो. बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 3-4 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, उसमें डिग्री इज ओनली 1 पॉइंट. पर ये पॉइंट सुनने के बाद क्या कोई इसके ऊपर काम करेगा? दैट इज माय पॉइंट. सबसे पहले है कि हमने बोल दिया ग्रेजुएशन. दूसरा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए. अच्छा, दूसरा हम एज की तरफ जाते हैं. अभी हम उसको क्रिमिनल और आपके रिकॉर्ड्स पे आते हैं. दूसरा हम एज की तरफ जाते हैं. देयर हैज़ टू बी कट ऑफ एज. अब जैसे हम रिटायर हो गए तो इस फौज में और हमको रैंक वाइज रिटायर किया जाता है. इसको देयर इज अ कंट्रोवर्सी नाउ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. द पीपल हैव गॉन कि इसको रैंक वाइज क्यों होना चाहिए, सबको एक ही टाइम रिटायर होना चाहिए. सो एवरी रैंक हैज गॉट अ रोल टू प्ले, एंड एज यू राइज इन द हायरार्की you have less of physical work and more of your strategy, mind work.
तो इसलिए आपकी एज आपकी बढ़ाई जाती है. यू नो देयर इज अ लॉजिक टू हाँ जी, एवरीथिंग. हाँ जी. इसको रैंक्स में जाएंगे ब्रिगेडियर मेजर, सो योर आपका दायरा ऑफ एक्चुअली वर्क योर चेंजेस है. इसलिए आपको एज आपको दी जाती है कि भाई वी डोंट वांट टू लूज ऑन योर एक्सपीरियंस, एंड इसलिए वी डोंट वांट टू रिटायर यू एट 54, यू कैन गो अप टू 58. अच्छा, नाउ पॉलिटिशियंस की भी एक एज आपको सेट करनी पड़ेगी. मैं इसको बताऊंगा नहीं क्या एज, दैट द गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड. यू कैनॉट हैव अ गवर्नर हु इज 85 ईयर. वो इसीलिए गवर्नर बनाया गया है कि उसको जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती रहे. इट इज कि उसने पार्टी का बहुत अच्छा काम किया है और वो एक पार्टी का अच्छा एक्चुअली वर्कर है, तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं. हम उसको 80 साल में गवर्नर बनाते हैं. इसको लद्दाख में भी आपने इसको जानते हैं, अपने ब्रिगेडियर साहब गवर्नर थे 80 ईयर्स. यू वाई? सो दैट इज वन पॉइंट. बिकॉज जैसे आप 80-85 के हो जाएंगे, क्या आप एक गवर्नर की ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा पाएंगे? आई हैव बीन एडीसी टू गवर्नर. इसको गवर्नर का एडीसी रहा हूँ तमिलनाडु में. इसको मेरे गवर्नर थे डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर. सो What was his age, sir? he was also Then. 70-75. And a lot of things I learned from, because he had a lot of energy. He was not like those things. But at the same time, आपको exceptions मिलेंगे. But same time, I want to have a cut-off age इन लोगों के लिए, because एक एज के बाद इनका जो मेंटल डिट्यूरेशन हो जाता है. इसको फिजिकल तो होता ही है, मेंटल डिट्यूरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. सेकेंड, इसको भूलने की बीमारी हो जाएगी, सुनने की बीमारी हो जाएगी. यू नो ऑल दीज आर, तो एटलीस्ट मेडिकल चेकअप्स तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्चुअली टेक प्लेस इन एवरीवन. द थर्ड आपने बताया क्रिमिनल रिकॉर्ड. आप एक बिहार में मैं एक डाटा एक्चुअली पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 26% और समथिंग जो भी एमएलए थे उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है. जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप खुद क्या जो एक चोर है, आप उसको एक राजा बना दिया आपने. मीन्स अब आपने उसको ऑथराइज कर दिया कि अब आप एक लीगल तरीके से चोरी कर सकते हैं. पहले तो बच रहा था. लोगों को भी तो अंडरस्टैंडिंग है भाई, बिहार इलेक्शंस का यही रिजल्ट आया था. जेल में बैठ के लोग इलेक्शन जीतते हैं. बहुत सारे एग्जांपल है यूपी में, बिहार में, इतने सारी जगह पे, और वो लगातार जीतते रहते हैं. अच्छा, सो और वो क्या है, पैसा, ये कास्ट, इसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं. तो तीसरा है, चौथा है, जितना भी जो पॉइंट्स मैंने दिए. द फोर्थ पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ टेन्योर सिस्टम. मीन्स के आप 2 बार ही खड़े हो सकते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू रोटेट दीज पीपल, वी वॉन्ट न्यू पीपल टू कम इन. जब आप अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठे रहेंगे 15 साल, दूसरे को तो मौका नहीं दे रहे हो आप. अब आपका 10 साल हो गया, अब आप जाइए, आपने इसको बहुत अच्छा काम कर दिया, अब आप दूसरों को मौका दीजिए अंदर आने के लिए. ऐसा कोई नहीं है हु इज नॉट डिस्पेंसेबल. लेट मी टेल यू दैट. कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके बिना आपका देश नहीं चल सकता. ऐसी कोई चीज नहीं. यस सर. हम भी तो रिटायर होते हैं, हम अच्छे हमारे ऑफिसर रिटायर होते हैं. हम एक्चुअली सोचते हैं कि इससे अच्छा ऑफिसर नहीं हो सकता था, बट उसको भी रिटायर होना पड़ता है उसको नेक्स्ट को लाने के लिए. और लास्ट पॉइंट इज, एक आदमी एमपी बनता है और उसके पहले वो एमएलए होता है, और फिर उसको एमएलए की पेंशन भी मिलती है, उसको एमपी की पेंशन भी मिलती है. अच्छा जी. और कई बार तो 3-3 पेंशन लेता है वो. सर या तो मुझे एक चीज बताओ, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन नहीं देते हो आप, बिकॉज उनकी रिटायरमेंट एज उनकी ज़्यादा होती है. हमारे फौज के जवान तो 34 साल में
36 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनके तो 58-60 तक उसको चलते, इसलिए उनको पेंशन नहीं दी जाती। आप अपने सिक्योरिटी वालों को पेंशन नहीं दे रहे, पर आप अपना खुद पेंशन ले रहे हो। सही बात है। और एक नहीं, 2-2 पेंशन ले रहे हो। ये कौन सी कंट्री में होता है मुझे बताइए? ये खाली भारत में होता है। These are issues the youth should know and they must ensure। ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आई थिंक देश की आवाज एक टाइम पे बोलेगी, आप देखना। बोलेगी, डिमांड करेगी कि जो गवर्नमेंट ये लेके आएगी उन्हीं को देंगे वोट। तो ये अपने मैनिफेस्टो में डालो आप, पुट इट इन योर मैनिफेस्टो कि हम ये रिफॉर्म्स करेंगे। हम वी वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक मुद्दा देता हूँ। आज हमारा आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट 12%। आप अपने मैनिफेस्टो में बोलते हो मैं 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करूंगा, तो क्या आप करते हो? सो यू हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टू वॉट एवर यू से। बिकॉज क्या होता है कि आप जब आपका इलेक्शन का टाइम आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो फिर इंडिया पाकिस्तान की बात शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में भी यही होता है। वो जो देश के मुद्दे हैं उसको डिफ्लेक्ट करके सबके टेंशन उस तरफ लगा दी जाती है। सिंदूर के बारे में बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, अपनी इसको फोटो लगा दी जाएगी और उसको सर्जिकल स्ट्राइक हमने कराया, हमने ये कराया, वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दो इश्यूज विच आर कंसर्निंग द कॉमन मैन। एक रोटी, कपड़ा और मकान की बात है, सिंपल। अगर आप अपने लोगों को ये 3 चीजें दे सकते हैं, यू हैव डन द जॉब। सर, आर्मी ऑफिसर्स पूरी कंट्री ट्रैवल करते हैं अपने जॉब के ड्यूरेशन में, है ना? आपने भी की होगी पूरी कंट्री। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ स्टेट्स की आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर करो जो आपके लिए नया था, वहाँ जाके सीखा आपने, देखा कि अच्छा इस स्टेट में ये चीज़ें इसलिए ऐसी हो रही हैं, हमारा स्टेट ये ऐसा है, डिफरेंट है। कुछ चीज़ें आप बताओ, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत डिफरेंट है सब कुछ। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे थे? नॉर्थ ईस्ट में भी आपने सर्व किया है, आपने कश्मीर में भी किया है, और यही दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज हैं हमारे। तो अभी मणिपुर का बहुत चल रहा है, काफ़ी बुरा हाल है। मणिपुर का बहुत बुरा हाल है, और नागालैंड में अभी NSCN-IM का जो वहाँ पे एक उसकी एजिटेशन शुरू होने वाली है नागालैंड में। एवरीबडी इज वांटिंग टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। दे वांट देयर ओन स्टेट। ओके। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं वहाँ पे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दैट, बट स्टेट्स का मैं आपको बताऊं कि मेरे 37 इयर्स में मेरी 17 पोस्टिंग्स हुई, 17 ट्रांसफ़र हुए मेरे। और ये उस टाइप का नहीं है जो IPS के जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गवर्नमेंट एक्चुअली बदल जाती है तो IPS ऑफिसर भी बदल जाता है। ये उस टाइप की नहीं ट्रांसफ़र, ये आपकी रूटीन है। बिकॉज फौज में 2 साल से ज़्यादा आप एक स्टेशन में नहीं लगा, 2 और 3 साल के बीच में आपका मूव हो जाता है। और आपके बच्चे भी सफ़र करते हैं, एजुकेशन एक से जाएंगे। माई डॉटर क्लास 9 में शी वॉज इन सागर, क्लास 10 में शी वॉज इन मेरठ, एंड क्लास 11 में शी वॉज इन सिकंदराबाद। ओके। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस जो अफेक्ट होती है, टीचर बदल जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपको नई जगह में आपको, और वो जो क्लास का जो भी आप उसको पढ़ रहे थे उसका जो प्रोग्रेस अलग हो जाता है। वो कुछ चैप्टर ऑलरेडी हो जाते हैं और आप उसको वहाँ पे जाते हैं तो वो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होते हैं जो आपने नहीं पढ़े। ऑल दीज आर प्रैक्टिकल एक्चुअली प्रॉब्लम्स। तो आपकी परफॉर्मेंस, जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपको 90% तो नहीं मिलेंगे ना, तो आपको 70% ही मिलेंगे। देन यू हैव टू कम्पीट। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी, 70% मार्क्स किसी को नहीं मिलेगी। सो दीज आर द चैलेंजेस। तो स्टेट्स के कल्चर्स कैसे सर आपको? स्टेट के जो कल्चर्स मैं आपको बताता हूँ, सदर्न स्टेट्स हैव अ बेटर वर्क एथोस। Southern states have a better models of governance,
एंड जहाँ पे मैं रहा हूँ, you see, I will not all actually southern states are like that, but इसको जहाँ पे मैं रहा हूँ, मैं अगर आपको तमिलनाडु को एग्जांपल दूँ तो तमिलनाडु में टेक्नोलॉजी आती है और इम्प्लीमेंट होती है, आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, करप्शन हर एक जगह है, तो दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे करप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो तो इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट। तमिलनाडु इज ऑल्सो द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, तो उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, और जो वहाँ पे एक कल्चर है वर्किंग का, और एक तरीके का, आपके प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हो जाते हैं टाइम पे, आपको ज़मीन भी मिल जाती है, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बिजनेस करने का जो तरीका है वो बेटर है उस स्टेट में, और अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स आर ऑल्सो रियलाइजिंग, यूपी में भी इम्प्रूवमेंट आई है, जो पहले थी वो अभी। सर, आपने कन्वर्जन का ये केस कितना देखा है इन सारे स्टेट्स में? क्योंकि पंजाब हरियाणा में क्रिश्चियन कन्वर्जन काफ़ी हो रहा है। सी अपिकम वी आर नॉट इन्वॉल्व बिकॉज हमारा एक्सपोजर इस तरफ नहीं है। इफ आई वाज इन द पुलिस और इफ आई वाज IAS एंड ऑल, तो मैं आपके इसको आई कुड एक्चुअली कमेंट ऑन दैट। आई कैन ओनली कमेंट व्हाट आई रीड। तो अब जो हम तो फौज में आइसोलेटेड रहते हैं, हमारे कंटोनमेंट्स दूर रहते हैं, बट अब तो कंटोनमेंट्स भी पास आ गए हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि सिटीज हैव एक्चुअली श्रंक, तो इस कंटोनमेंट्स तो आ ही गए हैं। पर सर, आपको लगता है ये अब चेंज होगा? क्योंकि गिवन द फैक्ट ये वाइट कॉलर वाला टेररिज्म अब जो आ रहा है, तो आर्मी ऑफिसर्स को भी घुसना पड़ेगा सिविलियंस में और फिगर आउट करना पड़ेगा क्या चल रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया यहाँ पे। वी हैव अ लार्ज वर्क फोर्स ऑफ रिटायर्ड पीपल हु आर अंडर यूटिलाइज्ड। अमेरिकन्स यूज करते हैं अपने रिटायर्ड लोगों को, उसको गवर्नेंस में लेके आते हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स, हम लोग अपने फौजी भाइयों को दूर रखते हैं, बिकॉज वो फौजी भाई आपको बताएगा ये काम ठीक नहीं कर रहा, हाँ जी, तो ये इसको तरीका सही नहीं है, तो वो नहीं सुनना चाहते। एंड दैट इज वाई दे डोंट वांट फौजीज इन गवर्नेंस। कुछ इसको फौजी अब पॉलिटिकल बन जाते हैं, तो वो मिनिस्टर बन जाते हैं इस टाइप के। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप पोस्ट। टॉप में अगर आप जो मिनिस्टर लेवल की पोस्ट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनल पोस्ट, जहाँ पे आपको एक ट्रेन्ड मैन पावर मिल रहा है। सी, यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन देयर ट्रेनिंग ऑल्सो, बिकॉज दे ऑलरेडी ट्रेन्ड। यस। तो जब उनकी आप क्वालिफिकेशन देखो, उनके पास इतने, उसने BTech किया होगा, MTech किया होगा, सिग्नल्स में रहा होगा आर्मी में, कोर ऑफ सिग्नल्स में, कोर ऑफ इंजीनियर्स में रहा होगा, आज वो गोल्फ खेलता है बिकॉज ही स्पेंडिंग टाइम। बिकॉज जो एक तो उसकी एज होगी 58-60 ईयर्स, तो जो यू सी टुडे 60 ईयर्स इज नॉट ओल्ड। यस सर। आई एम 65, no, I don't feel old. इसको मैं अपना 12 घंटे मैं इसको दिन में काम करता हूँ। I don't get tired. So, because everything is the mind. Yes, sir. जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन अपना करेंगे, अट्यून करेंगे, आपकी बॉडी उसी तरीके से चलेगी। अगर आपके जो माइंड ने बोल दिया मैं थक गया, तो आप थक जाएंगे। इसको मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। यस सर। तो फौज में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत एक्चुअली काम आती है। 1999 में कारगिल ऑपरेशंस में जब विक्रम बत्रा की बात करते हैं, मनोज पांडे की बात करते हैं, ऐसे हम अपने हीरोज की बात करते हैं, दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ माउंटेन फीचर विद 80 डिग्रीज का ग्रेडियंट था। वो इम्पॉसिबल था क्लाइंब करने के लिए, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, बट वो मेंटल स्ट्रेंथ थी कि मर जाएंगे पर हम उसको वहां से हटाएंगे। सो दैट मेंटल स्ट्रेंथ वी गेट थ्रू आवर आर्मी सर्विस। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ हम लेके आएंगे। और एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉज डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस स्कूल इन ग्रेटर नोएडा।
मैं वहाँ पे चेंज लाना चाहता था, बट मैनेजमेंट चेंज नहीं लाना चाहती, बिकॉज मैनेजमेंट का एक ही असूल था, पैसे बनाना, और मेरा असूल था फ्यूचर बनाना हमारे यंग लोगों के लिए। तो जब मैनेजमेंट और आपका थॉट कन्वर्ज नहीं करेगा तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं रह सकते। एंड माय लास्ट पॉइंट इज दैट एक फौजी क्या देखता है, वो खाली एक चीज़ देखता है, दैट यू गिव हिम रिस्पेक्ट। देश के वासियों का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ही कैन गिव हिज लाइफ टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी टेल यू दैट। बट इफ यू डोंट गिव हिम रिस्पेक्ट, then he'll also not bother. ओके सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम फिर से मिलेंगे आर्मी ऑफिसर्स के साथ बैठ के। मुझे लगता है मेरी खुद की सोल अपलिफ्ट हो जाती है, एनर्जी ऐसी एक रब ऑफ होती है। Thank you. एंड थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर। थैंक And यू। it was a great honor for me also, because when I interact with youth, I also feel younger. And it is actually infectious. Because अगर आपको जो अच्छा लगता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। So thank you very much for giving me this opportunity. थैंक यू सर। And my best wishes to all your viewers. Do well and make the nation strong is my message. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर, जय हिंद। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और हमने क्यों बोला कि ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिला है जहाँ आप हमें गेस्ट सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।